हेलो, हाय एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एज आई प्रॉमिस्ड, मैं फिर से दी डोमिनेटर सीरीज़ की अपनी अगली क्लास, इस बार जियोग्राफी की क्लास 10, जिसमें हम लोग वेरियस टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स कंप्लीट करने वाले, उसे पढ़ेंगे, सीखेंगे और जानेंगे। ठीक है। इफ़ एट ऑल यू वांट दिस PDF, यू विल हैव टू पे ₹99। नहीं दे सकते कोई बात नहीं, दिस लेक्चर सीरीज आर फ्री टू ऑल। आप इससे नोट्स ज़रूर बना सकते हैं। ठीक है। अब ये वाला क्लास थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ। ये होगा पूरा डेटा सेंट्रिक, यानी इसमें खूब सारा चीज़ आपको याद करना रहेगा। समझने की चीज़ें लगभग ना के बराबर है। इसमें समझने का कोई भी ये चैप्टर में लैंड फॉर्म्स है भाई, माउंटेन है, प्लेन है, डिप्रेशन है, प्लेटू है, ये सब है। इसमें समझने वाला कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है। इसमें बस याद करना है। बहुत सारी कैटेगरीज है उसमें, जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ। शुरू करता है, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। The crustal configuration or the irregularities produced by the combined effect of endogenic and exogenic forces are called landforms। यानी आप जो भी देखते हैं, पहाड़, पर्वत, नदी, खाई, ये सब क्या है? ये सब वेरियस टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स है। अब ये लैंडफॉर्म्स कैसे बनती है? आइदर अंदरूनी शक्ति कुछ होगी, अर्थ के अंदर से आई होगी, उसे कहेंगे एंडोजेनिक फोर्सेस, और बाहर से कोई बल लगा होगा जिसके वजह से ये स्ट्रक्चर आज बना है, जिसे कहेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस। मान लीजिए अभी अंदर से कोई चीज़ है, जैसे कि मैग्मा। अब मैग्मा अंदर से निकल के बाहर में ऐसे फ्लो की और आगे जाके ऐसे जम गई और कुछ ऐसा एक तो स्ट्रक्चर बन गया। तो इसे आप क्या कहोगे? ये एक कॉम्बिनेशन है एक्सोजेनिक प्रोसेस और एंडोजेनिक। कैसे? एंडोजेनिक से मैग्मा निकलता है, लावा बनता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है, एक्सोजेनिक फोर्सेस जैसे कि एयर, वाटर, इसे क्या करती है? ठंडा कर देती है। तो कुछ अंदरूनी शक्ति, कुछ बाहरी शक्ति से मिलकर बहुत टाइप की लैंडफॉर्म्स बनती है, स्ट्रक्चर्स बनती है, जो हमारे आंखों को दिखती है, जिसे हम लोग जियोग्राफी कहते हैं। वो आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले लैंडफॉर्म्स को 3 भाग में डिवाइड किया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी वो है जो कि सिर्फ एंडोजेनिक फोर्सेस से बनती है। टर्शरी वो है जो कि सिर्फ एक्सोजेनिक फोर्सेस से बनती है। और सेकेंडरी वो है जो कि बोथ एंडोजेनिक प्लस एक्सोजेनिक फोर्सेस से बनती है। ठीक है। अब ये जो टर्शरी लैंडफॉर्म्स है, ये मेन हमारा चैप्टर का यहाँ पर ये मुद्दा है। ठीक है। ये चैप्टर का मेन मुद्दा है टर्शरी लैंडफॉर्म्स, जिसमें एक्सोजेनिक फोर्सेस से बनी हुई वेदरिंग और इरोजन, जो पिछले क्लास में हमने कवर किया था, उससे बनी हुई सारी लैंडफॉर्म्स को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो टर्शरी लैंडफॉर्म्स टोटल मोटा मोटी 4 से 5 टाइप की होती है। ठीक है। एक है फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स। द लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन बाय रनिंग वाटर। पानी, फ्लूइड से बनाया हुआ स्ट्रक्चर्स या फ्लूइड द्वारा बनाया हुआ स्ट्रक्चर्स, उसे कहते हैं फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स। तो देखते हैं धरती पे कितनी टाइप की फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स है। एक रिवर वैली यानी 2 माउंटेन्स का बीच का जगह। अब ये कब कैसे होता है? जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लासेस में भी एक हिंट्स दिया था कि यू टाइप ऑफ वैली और वी टाइप ऑफ वैली रहती है कि नहीं? यू टाइप ऑफ वैली कौन बनाता है? ग्लेशियर्स बनाती है। वी टाइप की वैली कौन बनाता है? रिवर बनाती है। ये मेरे एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मैंने ये गलती कर दी थी, तो आपको ये याद रखना है। यू टाइप की वैली ग्लेशियर बनाता है, वी टाइप की वैली रिवर बनाती है। तो ये सब क्या हो रहा है? तो ये जो वैली बना, ये जो स्ट्रक्चर बना, नहीं तो पहले माउंटेन कैसा था? माउंटेन कुछ इस यूं था। अब इसे काट दिया गया और बीच में से ऐसे नदी निकल के यहाँ से फ्लो करने लगी। तो यहाँ पर ये एक माउंटेन बन गया, यहाँ दूसरी माउंटेन, और यहाँ पर एक खाई, वैली जैसा बस स्ट्रक्चर बन गया। तो ये किसके वजह से? ये ऑब्वियसली वो फ्लूइड का वजह से, पानी का वजह से हुआ है। तो रिवर वैली इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लूइड लैंडफॉर्म। अच्छा, ये जो रिवर वैली बनता है, यहाँ पर क्या लिखा है? एट यंग स्टेज और एट मैच्योर स्टेज। यंग स्टेज में रिवर के पास बहुत शक्ति रहती है। क्यों? बिल्कुल ग्लेशियर से निकली रहती है, पिघली रहती है, माउंटेन हाइट से एकदम बिल्कुल टॉप से वो पानी गिर के नीचे आता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा इनर्शिया, बहुत ज़्यादा मोमेंटम रहता है। रास्ते में आने वाली हर चीज़ को वो खुद डेविएट नहीं होती है, रास्ते में आने वाली हर चीज़ को काट के आगे बढ़ जाती है। तो यंग स्टेज में हमें क्या देखने मिलेगा? गॉर्जेस देखने। अच्छा, गॉर्ज क्या पता है ना? जैसे गॉर्ज को आप मान सकते हो स्मॉल वैली। ठीक है।
वैली जैसे बहुत डीप रहता है, गॉर्ज बिल्कुल दो पहाड़ों के बीच से एकदम छोटी सी खाई जैसी स्ट्रक्चर रहती है, उसे गॉर्ज कहते हैं। सबसे फेमस गॉर्ज कौन सा है? यहाँ पर मैं नाम लिखता हूँ शिपकीला। शिपकीला, ये तो आगे हम लोग जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे वहाँ पर पासेस में पढ़ेंगे। शिपकीला, शिपकीला इज़ अ वेरी फेमस गॉर्ज। क्यों? क्योंकि इसमें से सतलज नदी भारत के अंदर घुसती है। वो तिब्बत नेपाल साइड से आती है। शिपकीला गॉर्ज हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के बीच में बनता है और फिर वहाँ से सतलज नदी घुस के भारत के बॉर्डर के अंदर आ जाती है। तो वो सब हम लोग आगे पासेस में पढ़ेंगे। बस यहाँ पर मैंने आपको बता दिया शिपकीला इज़ अ गॉर्ज, ठीक है, इट इज़ नॉट अ वैली। बट एट मैच्योर स्टेज क्या होता है? बिल्कुल नदी की शक्ति घट गई रहती है। वो तब क्या बनाती है? वो यू शेप्ड वैलीज बनाती है। एट मैच्योर स्टेज वो यू शेप्ड बनाती है, बट एट अर्ली स्टेज वी शेप्ड बनाती है। लेकिन ग्लेशियर हमेशा वी शेप्ड वैली ग्लेशियर हमेशा यू शेप्ड वैलीज बनाती है हमेशा, ठीक है। ये हुई रिवर वैली की बात। वाटरफॉल के बारे में तो कुछ लिखना नहीं है। वाटरफॉल यहाँ से पानी आया, यहाँ पर नीचे गिरा, लेकिन जब वो चीज़ यहाँ से नीचे गिरती है तब यहाँ पर एक जगह को वो खोखला सा कर देती है। इसे कहते हैं पॉट होल्स या प्लंज पूल्स। इस जगह को कहते हैं पॉट होल्स या प्लंज पूल। क्यों ना पानी इतनी प्रेशर से गिरती है, ये वाली जगह को बिल्कुल वो तहस नहस कर देती है। तो यहाँ की जो रॉकी टेरेन रहती है वो क्योंकि इसको डिस्ट्रॉय कर देती है, इसे हम लोग कहते हैं प्लंज पूल या पॉट होल्स। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आती है रैपिड्स एंड कैटरैक्ट्स। आपको पता है कायाकिंग एक बहुत फेमस वाटर स्पोर्ट है जो कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा चलती है कि पहाड़ों पे। क्यों? ऐसे छोटी सी कनौ रहती है, बिल्कुल नाव की जो पतली वाली रहती है, रिवर राफ्टिंग कहते हैं। तो वो सब कब होती है? यहाँ पर देखिए, मैंने उसकी इमेज यहाँ पर लगाई हुई है, ये वाला देखिए, रिवर रैपिड्स। बिल्कुल तेज़ी से पानी फ्लो करता है। ये रैपिड्स क्यों बनता है? क्योंकि ना ऐसे जहाँ से नदी गुजरती है वो 2-3 टाइप के पत्थर मिल के बनी रहती है। ये लेस रेजिस्टेंट रॉक है, तो इसका पानी क्या करता है, ज़्यादा डीप करके खा जाता है, तो यहाँ पर एक गड्ढा सा बन जाता है। बट यहाँ पर मोर रेजिस्टेंट रॉक है, तो पानी इसके ऊपर से यूं ही गुजर जाता है, फिर से गड्ढा बनाता है, फिर ही यूं गुजर जाता है, फिर से गड्ढा बनाता है, फिर यूं गुजर जाता है। तो यहाँ पर कैसे फॉर्मेशन आपको दिख रही है? पानी जब नीचे आ रहा है बिल्कुल इस टाइप के स्ट्रक्चर से आ रहा है, तो यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा ऐसे टकरा के ऐसे ऐसे आगे जाती है, तो इसे कहते हैं हम लोग रिवर राफ्टिंग। ये क्यों बनती है? ये रैपिड्स और कैटरैक्ट्स के वजह से बनती है, ठीक है। उसके बाद आती है टेरेसेस। टेरेसेस क्या होती है? पहले मान लीजिए ड्यूरिंग हेवी मानसून पानी इस रेट से यहाँ से फ्लो कर रही थी, ठीक है, तो यहाँ पर बना। उसके बाद समर सीज़न जैसे ही अपना मानसून जाती है, विंटर आती है, तो पानी का लेवल थोड़ा सा घटता है और पानी फिर से दो लैटरल कटिंग करती है और फिर यहाँ पर वैली बन जाता है। समर सीज़न आते आते पानी बिल्कुल सूख गया रहता है, तो यहाँ पर फ्लो करने लगता है। तो हमें क्या धीरे धीरे यूं कुछ एक स्ट्रक्चर की रिवर बेड की फॉर्मेशन देखने को मिलती है कि पानी पहले यहाँ पर फ्लो कर रहा था तो शेप उसका यूं था, फिर नीचे गया तो शेप उसका यूं हो गया, फिर यूं हो गया। तो पानी का लेवल जैसे घटता जाता है वो क्या करता है, कुछ सीढ़ी स्टेयरकेस नुमा आकार बनाते हुए चलता है। इसे कहते हैं हम लोग रिवर टेरेसेस। टेरेस यानी जैसा हम लोग का रहता है ना बालकनी, उस टाइप का टेरेसेस। उसके बाद आता है मिएंडर्स। मिएंडर्स क्या होता है? नदी जो यूं गुजरती है, ये स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं मिएंडरिंग। सांप जैसा होके जो गुजरती है ये कहते हैं मिएंडरिंग। ये नदी कब होती है? मैंने आपको अभी बताया, ओल्ड स्टेज। ओल्ड स्टेज में नदी मिएंडरिंग करती है। क्यों? नदी का अभी शक्ति नहीं है, तो नदी का ताकत नहीं है, तो उसका जो भी उसका यहाँ पर रुकावट आता है तो वो उसको ऐसे साइड होके चल जाती है। यही रुकावट अगर इनिशियल स्टेजेस में आता, नदी उसको बीच में से फाड़ते हुए निकल जाती, ठीक है। तो मिएंडर्स आर अ स्ट्रक्चर ऑफ ओल्ड स्टेज ऑफ रिवर, ठीक है। अब ये मिएंडर देखिए, यहाँ पे एक मिएंडर था, नदी यूं जा रही थी, धीरे धीरे पानी का लेवल घटता जाता है और इरोजन की वजह से एक टाइम आता है जब ये दो शाखाएं बिल्कुल मिल जाती है और ये वाला पोर्शन कट के यूं अलग सा हो जाता है, ठीक है, यूं अलग सा हो जाता है। इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर लिखा है, इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग ऑक्सबो लेक कहते हैं। एक पानी का ऐसा झील, लेक, जो पहले तो नदी का हिस्सा हुआ करता था, बट
ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस वो नदी अभी सीधी गुजरने लग गई है और वो अलग होके रहने लग गया है। ठीक है, आपको एक होमवर्क देता, आपको बताना है, यहाँ पर मैंने लिख रहा हूँ अनसुपा लेक। ठीक है, अनसुपा लेक, ये सब हम लोग कवर करेंगे इंडियन ज्योग्राफी में, बट अभी के लिए बता देता हूँ। अनसुपा लेक आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये एक ऑक्सबो लेक है, आपको बताना है ये कहाँ पर है। ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि ऑक्सबो लेक का स्ट्रक्चर कैसा रहता है। एलुवियल फैंस क्या होता है, कुछ यूँ देखिए, यहाँ पर एक पंखा जैसा बनाना। तो यहाँ पर क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा इरोजन होकर नदी अपने साथ बहुत ज़्यादा मटेरियल लेकर आती है, वो जब वाटरफॉल या नीचे आती है तो वो क्या करती है, सारे डिपॉजिट्स को एक जगह यूँ ला के फैला देती है और इसे एक फैन का स्ट्रक्चर बन जाता है, इसलिए हम लोग कहते हैं एलुवियल फैंस। फ्लड प्लेन्स, फ्लड प्लेन्स क्या है, जहाँ पर बाढ़ हो जाने के बाद जब पानी नॉर्मल लेवल पे आ जाता है तो जितनी भी सिल्ट जो एक्स्ट्रा रिवर बेड के ऊपर से जो भी गांव तबाह हो जाते हैं, बस्ती बिल्कुल बिछड़ जाती है, तो उनमें आप देखिएगा नई टाइप की मिट्टी आके बस जाती है। ऐसी मिट्टी जो पहले वहाँ पर नहीं थी, पहले वो पहाड़ों पे थी, बट अभी नदी बाढ़ आने की वजह से उसे लाके वो गांव कस्बों में फैला देती है। तो वो सब क्या बन गया, अभी नया फ्लड प्लेन्स बन गया। ठीक है, पहले नॉर्मल विलेज था बट अभी फ्लड प्लेन बन चुका है। तो फ्लड प्लेन में क्या, कंस्ट्रक्शन करना बिल्कुल अलाउड नहीं है, बट अभी के टाइम पे फ्लड प्लेन्स पे बिल्कुल 100% कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसके वजह से जब भी बाढ़ आता है, जितने भी बगल में होटल, जितने भी आप देखते होंगे हिमाचल या उत्तराखंड में, सारे होटल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्यों, इलीगल कंस्ट्रक्शंस इन द फ्लड प्लेन्स। नदी जाने की रास्ता पे जहाँ पर आपको पता है हर साल बाढ़ आने वाला है, आप वहाँ पर घर क्यों बनाते हैं। उसके बाद लीवीज, लीवीज क्या है, वो मियांडर की तरह ही रहती है, लो लिनियर एंड पैरेलल रिजेस अलोंग द बैंक्स ऑफ द लार्ज रिवर। ये सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं, बस याद रखिए लीवीज इज अ फ्लूवियल लैंडफॉर्म। पॉइंट बार, पॉइंट बार की मैंने कि यहाँ ना इमेज यहाँ पर नहीं लगाई, जैसे यहाँ ये वाली इमेज देखिए, नदी यूँ जा रही थी, यूँ जा रही है, फिर यूँ जाती है, फिर सीधा चल जाती है और ये अलग हो जाता है। तो यहाँ पर जब यहाँ से ये वाले स्टेज को हम लोग आते हैं तो नदी एक दिन में ऐसा नहीं करती है, नदी धीरे धीरे ऐसे आती है, ऐसे आई, उसके बाद कुछ दिन बाद यूँ आई, कुछ दिन बाद यूँ आई और कुछ दिन बाद सीधा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देख रहे हैं आप, कैसे सी छोटा सी, उससे छोटा सी, उससे छोटा सी, तो ऐसे 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 स्ट्रक्चर बनते जा रहा है। तो ये सब क्या है, इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट बार्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है ना, एलुवियम डैट एक्युमुलेट्स ऑन द कॉन्वेक्स साइड ऑफ मियांडर्स। ये कॉन्वेक्स साइड है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक्युमुलेट होते जा रहा है। ठीक है, तो इसे कहते हैं पॉइंट बार्स। समझ नहीं आ रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है समझने की, आप बस याद रखिए ये जो नाम है, मान लीजिए कल को मैं पूछ दूँ ब्रेडेड चैनल, ये कौन से टाइप की लैंडफॉर्म है, फ्लूवियल है, ग्लेशियल है, माउंटेनियस जेनस है, तो आपको पता ना है कि भाई ये फ्लूवियल है। ठीक है, ब्रेडेड चैनल क्या है, ब्रेडेड का मतलब क्या होता है, चोटी। लड़कियां स्कूल में जैसे चोटी बनाती है ना, ऐसे वाली सांप वाली चोटी बनाती है ना, इसे कहते हैं ब्रेडेड, यानी जो जूड़ा बांधती है ऐसे चोटी बनाती है। तो नदी जब लास्ट में बिल्कुल उसका शक्ति खत्म हो जाता है, वो बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है और बिल्कुल यूँ खुला चोटी नामक ऐसे स्ट्रक्चर बनाते लग जाते, तो इसे कहते हैं हम लोग ब्रेडेड चैनल्स। लड़कियों की जो चोटी बांधती है बिल्कुल वैसे ही नदी दिखने लग जाती है इन द लास्ट स्टेजेस, उसके बाद धीरे धीरे वो ओशन में जाके मिल जाती है। डेल्टा, डेल्टा और एस्चुअरी क्या है, यहाँ पर मैंने डिटेल में लिख दिया, एक बार उसे पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, डेल्टा और एस्चुअरी ऑलमोस्ट सेम चीज़ है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। डेल्टा में आप यहाँ पर देखिए बहुत सारा आपको मटेरियल दिख रहा है जो नदी अपने साथ लाती है और ओशन के मुंह में या सी के मुंह के पास छोड़ जाती है, बट एस्चुअरी में ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, दूसरी डिफरेंस क्या है, देखिए नदी का जो ये पॉइंट है, देखिए ये बिल्कुल नैरो है, बट एस्चुअरी का पॉइंट देखिए कि यहाँ पर कितना वाइड है। बस यही है डेल्टा और एस्चुअरी में डिफरेंस। एक बार थ्योरी देख लेते हैं। द ट्रायंगुलर डिपॉजिट्स मेड बाय द रिवर एट देयर माउथ, जो मैंने आपको बताया, दिस शार्प एज्ड माउथ ऑफ रिवर्स डिवॉइड ऑफ एनी डिपॉजिट, कोई डिपॉजिट दिख रही है। डेल्टाज आर फॉर्म्ड इन द रीजन्स ऑफ लो टाइड एंड कोस्टल प्लेन्स।
यानी जहाँ पर लो टाइड हाई टाइड का इफेक्ट ज़्यादा ना हो, क्योंकि लो टाइड हाई टाइड बार बार दिन में आती है, तो ये वाली जो चीज़ें हैं, जितना भी मटेरियल है वो अपने साथ लाती है ले जाती है, ओशन सी वाटर लाती है ले जाती है, लाती है ले जाती है। तो यूँ होगा तो डेल्टा नहीं बन पाएगा। डेल्टाज आर मोर फर्टाइल, ऑब्वियसली डेल्टाज आर मोर फर्टाइल, क्योंकि ना यहाँ पर न्यू सॉइल, न्यू एलुवियम पहाड़ियों से लाया गया है। गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, कावेरी, ये सब क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। और नर्मदा और तापी एस्चुअरी बनाती है। कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिए, अगर ये इंडिया है तो जितना भी नदी यहाँ पर लिखा है, नर्मदा जो अपनी महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, जितनी भी नदियाँ लिखी है सब ईस्ट कोस्ट पे है, बट नर्मदा और ताप्ती कहाँ पर है? वेस्ट कोस्ट पे है। तो याद रखिए, जितनी भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो सब एस्चुअरी बनाती है, बट ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो ये सब कुछ बेसिक पॉइंट्स जो कि आपको ऑब्जर्व करना रहता है एज एस्पिरेंट्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अपना फ्लूएबल लैंडफॉर्म्स कंप्लीट हो जाता है। पानी के वजह से, पानी का फ्लो यानी नदी के फ्लो के वजह से जो भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं उसे कहते हैं फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स। अब दूसरी टाइप के लैंडफॉर्म पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहेंगे कास्ट लैंडफॉर्म्स। अभी भला कास्ट लैंडफॉर्म्स क्या है? प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर through the processes of solution and deposition of the regions of limestone and dolomite। बेसिकली आपको पता है जहाँ पर भी कैल्शियम की मात्रा जहाँ पर भी अधिक रहेगी, जिस भी सॉइल में, मान लीजिए मैं एक ऐसा चौक रख देता हूँ और धीरे धीरे क्या करता हूँ, ऐसे चौक मैं यहाँ पर बनाता हूँ, यहाँ पर एक चौक बना देता हूँ। ये एक चौक है। चौक आपको पता है बिल्कुल कैल्शियम से भरा रहता है, चूना पत्थर से भरा रहता है, लाइमस्टोन से बना रहता है। अच्छा, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक एक ड्रॉप करके ऐसे पानी डालता हूँ, एक एक ड्रॉप करके डालता हूँ। धीरे धीरे आप ऑब्जर्व करोगे ये वाली जो चौक है वो यूँ बनने लगेगी, फिर यूँ बनने लगेगी, फिर एक दिन आएगा ये दो ब्लॉक बिल्कुल अलग हो जाएंगे, पानी यहाँ पर ऐसे ऐसे गिरेगा। तो ये क्यों हुआ? आपको पता है कैल्शियम क्या है, बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन बनाने की एबिलिटी रखता है, डिज़ोल्व हो जाता है पानी में। तो जहाँ पर भी लाइमस्टोन या डोलोमाइट यानी कैल्शियम कंटेंट वाला सॉइल ज़्यादा रहेगा, वहाँ से जब भी पानी ग्राउंड वाटर हो या टॉप लेवल हो, जब भी फ्लो करेगी वो कुछ टाइप के लैंडफॉर्म्स बनाएगी, उसे कहेंगे हम लोग कास्ट लैंडफॉर्म्स। अभी कास्ट क्या है? KARST, वो चेकोस्लोवाकिया एक कंट्री है ना, तो वहाँ पर एक कास्ट रीजन है, तो वहाँ पर ऐसे लैंडफॉर्म्स काफ़ी देखने को मिली, तो इसे नाम ही दे दिया गया कास्ट लैंडफॉर्म्स। ठीक है, चेक रिपब्लिक। अच्छा, मैंने यहाँ पर उसकी लिस्ट नहीं बनाई कि कास्ट लैंडफॉर्म्स क्या क्या है, उसके नाम यहाँ पर नहीं लिखी। क्यों? एक ही डायग्राम में सारा नाम दे दिया है। आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, चलो बताओ, उवाला इज अ विच टाइप ऑफ लैंडफॉर्म? बताओ, फ्लूवियल है, कास्ट है, ग्लेशियल है, या नॉन ऑफ द अबव है? तो आपको पता ना है उवाला इज अ कास्ट लैंडफॉर्म। कैसे पता लगा? डायग्राम से। डोलाइन, पोनर, डिसअपियरिंग स्ट्रीम, उवाला, लाइमस्टोन पेवमेंट, फ्लटिंग एंड ग्रूविंग, स्टैलेक्टाइट्स एंड स्टैलेग्माइट्स। तो ये सब क्या है? ये सब कास्ट लैंडफॉर्म है। चूना पत्थर पिघल के मेल्ट होकर सॉल्यूशन बन के पानी के साथ जब चली जाती है, तब जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम लोग कास्ट लैंडफॉर्म्स कहते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो एग्जाम आता है वो है ये स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट। यहाँ पर आपको दिख रही है ये वाली चीज़, ध्यान से देखिए, ऐसा दांत है जैसा, एक चीज़ ऊपर से निकला है और एक नीचे से निकला है। जब भी जो चीज़ ऊपर से निकलती है उसे हम लोग स्टैलेक्टाइट कहते हैं, और जो नीचे से आती है उसे हम लोग स्टैलेग्माइट कहते हैं। तो इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, कैसे दूर करें? सी से क्या होता है? सीलिंग ना, सीलिंग यानी छत, तो छत से जब भी जो दांत जैसे स्ट्रक्चर निकली होगी उसे कहेंगे स्टैलेक्टाइट। और जी यानी ग्राउंड, तो ग्राउंड से जो भी चीज़ें निकली होगी उसे कहेंगे स्टैलेग्माइट। ठीक है, तो इसके बारे में अब मैं यहाँ पर क्या थ्योरी आपको बता दूँ, क्या इसका डेफिनेशन याद करवा दूँ, क्या करवा दूँ? तो ये सब कुछ नाम्स है जो आपको, ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे, और आपको पता रहना चाहिए कि ये वाली चीज़ तो भाई हमारी कास्ट फीचर्स में आती है। ठीक है, उसके बाद आती है अपनी
ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स, जो कि ग्लेशियर के प्रभाव के वजह से बनती है, ठीक है। फॉर्म्ड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर्स, यानी बर्फ का एक टुकड़ा, भारी भरकम टुकड़ा जब पहाड़ से नीचे आता है तब वो जो स्ट्रक्चर्स बनाता है उसे कहते हैं ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स। सबसे फेमस ग्लेशियर लैंडफॉर्म है फ्योर्ड्स। नॉर्वे लोग जाते हैं करोड़ों रुपए खर्चे करके यही वाली चीज़ देखने के लिए, इसे कहते हैं फ्योर्ड्स। ये सब हम लोग वॉलपेपर में नहीं लगाते थे लैपटॉप या फ़ोन में, तो ये इसको कहते हैं फ्योर्ड्स। फ्योर्ड्स यानी आप यहाँ पर ध्यान दे के देखिए, ये जो पानी है ना, ये कोई नदी का पानी नहीं है। डीप ग्लेशियल ट्रफ्स फील्ड विथ सी वाटर, यानी नदी जब ग्लेशियर जब मेल्ट होके बिल्कुल आर्कटिक रीजन्स में ग्लेशियर को नदी बनने का टाइम ही नहीं मिलता, वो डायरेक्ट मेल्ट होके अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन में जाके गिर जाती है। तब क्या होता है ना, सी वाटर बैक, जब वो ग्लेशियर जब पिघल जाता है तो सी वाटर ड्यू टू हैवी एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर आ जाता है। और इसकी वॉल्स पे आप ध्यान दीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट है, दिख रही है आपको, बिल्कुल सीधी है वॉल्स, इसे कहते हैं फियोर्ड्स। तो आपको पता रहना चाहिए, फियोर्ड्स आर अ लैंडफॉर्म ऑफ फॉर्म ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्लेशियर्स, ठीक है। उसके बाद ग्लेशियल टिल। ग्लेशियल टिल कुछ नहीं है, जैसे नदी में हम लोग एलुवियम कर रहे थे, यानी पहाड़ों से लाया हुआ मलबा, उसे ही ग्लेशियर जब लेके आती है उसे हम लोग कहते हैं ग्लेशियल टिल। ग्लेशियल टिल और मोरेन भाई भाई है, ठीक है। ये क्या है, अनसॉर्टेड, यानी ये थोड़ा बड़ा है। ग्लेशियल टिल थोड़ा बड़ा होता है, मोरेन क्या थोड़ा सा फाइन रहता है, ठीक है। यानी ये बड़ा पत्थर, ये छोटा कण, ठीक है। उसके बाद मोरेन 3 टाइप का रहता है, टर्मिनल मोरेन, लैटरल मोरेन और मीडियल मोरेन। डायग्राम लगाया है, चिंता मत करो। ग्लेशियर आया, पिघल के यूँ आ रहा है, बिल्कुल पहाड़ी का ऊपर से बिल्कुल फोर्स से एवलांच आ रहा है। एवलांच तो पता ना, बिल्कुल खतरनाक वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। तो यहाँ से एवलांच आया, तो ये क्या करता है, अपने साथ बिल्कुल उसके नीचे वाले मलबा को उठा के ले आता है। जब ऐसा मलबा बिल्कुल लास्ट में आके रुक जाए उसे कहते हैं टर्मिनल मोरेन। टर्मिनल यानी एंड, टर्म में रहता है। लैटरल, जब ऐसा मलबा साइड में अटक जाए उसे कहते हैं लैटरल मोरेन। लेकिन जब ऐसा मलबा बिल्कुल बीच में अटक जाए, ग्लेशियर के बीचों बीच, उसे कहते हैं मीडियल मोरेन, ठीक है। तो आपको बस ये पता रहना चाहिए कि मोरेन और ग्लेशियल टिल आर अ फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर्स। उसके बाद आता है एस्कर्स, ठीक है। एस्कर्स क्या है, यहाँ पर आपको पता लगेगा, यहाँ पर मैंने डायग्राम लगाया है, चलिए कोई बात नहीं, पहले थ्योरी देख लेते हैं। वेरी कोर्स मटेरियल्स लाइक बोल्डर्स एंड ब्लॉक्स, बहुत बड़े बड़े पत्थर, along with some minor fraction of rock debris carried into the stream which emerged due to melting of glaciers in summer। जब भी ये ग्लेशियर मेल्ट होगा, मेल्ट होने से जो चीज़ें आपको दिखेंगी कि भाई इतना बड़ा बड़ा पत्थर यहाँ पर तो पहले नहीं था, अब यहाँ पर कैसे आ गया, तो उस सारे स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं एस्कर्स, जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। ग्लेशियर जब एवलांच आया अपने साथ उसे लेके आया, लेकिन समर सीजन जब आया वो पानी बन के मेल्ट हो गया, तब आपको वो बड़ा बड़ा पत्थर दिखने लग गया। तो इन सारे स्ट्रक्चर्स को जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, बाद में आई, ऐसे कहते हैं एस्कर्स। उसके बाद आती है अपनी सर्क। सर्क क्या है, सर्क आर्क कॉन्केव सर्कुलर बेसिन्स carved by the base of a glacier as it erodes the landscape। यानी आपको यहाँ पर ऐसे गड्ढे दिख रही हैं, 2 गड्ढे, इसे कहते हैं सर्क। यानी ग्लेशियर का वेट इतना ज़्यादा रहता है कि वो नीचे बिल्कुल ऐसे यू नुमा, जैसा कि मैंने आपको बताया, यू नुमा वैली बना देती है। तो इस यू नुमा वैली को हम लोग कहते हैं सर्क। उसके बाद एरेट। एरेट क्या है, 2 एडजेसेंट सर्क्स मेक्स अप एन एरेट। यानी आपको दिख रही है एक गड्ढा, ये 2 गड्ढा, अब ये एक गड्ढा और ये 2 गड्ढा के बीच में जो लैंड वैसे बच जाता है, तो ये बिल्कुल हम लोग ऐसे क्या है, कोनिकल दिखता है, इसे कहते हैं एरेट, ठीक है। अच्छा, जब ऐसे 3 एरेट एक साथ मिल जाए तो उसे कहते हैं हम लोग हॉर्न। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये वाली जो हॉर्न आपको दिख रही है, ये 1 2 3। अ पीक फॉर्म्ड वेयर 3 और मोर एरेट्स मर्ज या मीट, उसे कहते हैं हॉर्न। ग्लेशियल ट्रफ क्या होता है, ट्रफ यानी आपको पता है, जैसे कि उसे क्या कहते हैं,
एक कहते हैं उसे ट्रफ और क्रेस्ट। हाँ, ट्रफ और क्रेस्ट। तो ट्रफ यानी खाई, क्रेस्ट यानी ऊंचाई, चढ़ाई, ठीक है। हैंगिंग वैली, हैंगिंग वैली क्या है? यहाँ पर देखिए, ये ग्लेशियल ट्रफ था, लेकिन बाद में एक बड़ी ग्लेशियर आती है जो यहाँ पर बड़ी वाली एक वैली बना देती है, जिसकी वजह से ये जो प्रीवियस वैली था वो इसके सामने छोटा दिखने लग जाता है, और ये हाइट में उससे ऊपर में रहता है। तो इसे ही, ये नॉर्मल वैली है, ये भी वैली है, ये भी वैली है, बस ये पहले बना था और ये बाद में बहुत हेवी फोर्स से बना है, तो इसीलिए इसे कहते हैं हैंगिंग वैली। मैंने आपको बार बार मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है तो समझने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको बस याद रखना है। मैं आपको पूछूँ कि एरिड इज़ अ फीचर ऑफ कौन सा, तो आपको पता है ये ग्लेशियल इरोजन की वजह से ये एरिड बनता है, ठीक है। बस नाम ही आपको याद करना है, समझने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये हुई अपनी, हाँ, और एक बच गई ड्रमलिन्स। ये ड्रमलिन्स क्या है? जैसा मैंने आपको बताया ना, ये जो ग्लेशियल मोरेन या ग्लेशियल टील या ग्लेशियर मोरेन, जब भी इस टाइप की स्ट्रक्चर, जब भी ग्लेशियर यहाँ से क्या होता है, ग्लेशियर यूं गुजर जाता है इसके ऊपर से, इस डायरेक्शन में गुजर जाता है, तो कुछ लास्ट में जब वो पिघल जाता है तो हमें कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं बास्केट ऑफ एग, अंडानुमार ऐसे ऐसे आकृति, बास्केट ऑफ एग। इसके सामने वाले पार्ट को कहते हैं स्टॉस, आखिरी वाले पार्ट को कहते हैं टेल। तो आपको पता रहता है ड्रमलिन्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ग्लेशियर टोपोग्राफी। उसके बाद आते हैं कोस्टल लैंडफॉर्म्स। ठीक उसी तरह जैसे ग्लेशियर बनाती है, कोस्ट में भी बहुत सारे लैंडफॉर्म बनती है जो कि ओशन या सी वाटर बार बार कोस्ट में आके टकराने से बनती है, उसे कहते हैं कोस्टल लैंडफॉर्म्स। ये सब उनके नाम है, आपको बस ये नाम सब याद करना है, इनके मतलब समझने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपको कोई पूछ दे डायरेक्ट कि चलो बताओ कहाँ गया वो, सैंड स्पिट किस टाइप के इरोजन की वजह से या किस टाइप के लैंडफॉर्म है, तो आपको बता रहे हैं कोस्टल लैंडफॉर्म है। सैंड स्पिट कब बनती है? सैंड स्पिट क्या है आपको भले ही ना पता हो, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि सैंड स्पिट कोस्ट से रिलेटेड है। बे तो आपको पता ही होगा, पानी जो ऐसे अंदर की ओर घुसा रहता है, इसे बे कहता है। सी केव, वही केव जो पानी बार बार टकरा के एक केव नुमा स्ट्रक्चर बना दी। ब्लो होल, सी स्टैक, तो ये सब आपको नाम ही पता रहना चाहिए, ठीक है। आखिरी वाला में आ जाता है एओलियन लैंडफॉर्म्स, ऐसी लैंडफॉर्म्स जो एयर के फ्लो के, हेवी एयर के फ्लो की वजह से बनती है, हवा के प्रभाव से बनती है। उसका नाम है यारदंग, ज़्यूगेन, बरकान। बरकान तो 1 लाख टाइम्स एसएससी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि बरकान किस टाइप की लैंडफॉर्म है, एओलियन लैंडफॉर्म है। सिफ, सिफ कुछ नहीं, वो बरकान है। यहाँ पर देखिए बरकान में 2 पॉइंट्स है ना, एक ये और एक ये, सीफ में 1 पॉइंट रहती है, तो सीफ इज अ बरकान विथ 1 साइड। पैराबोलिक बरकान, ट्रांसवर्स बरकान, लॉन्गिट्यूडनल बरकान, ज़्यूगेन, यारदंग, जैसे कि यहाँ पर लिखा है यारदंग, ज़्यूगेन, ड्रेकेंटर, ब्लो आउट्स, इंसेलबर्ग्स, डेजर्ट पेवमेंट। तो ये सब आपको पता रहना चाहिए। इसे मशरूम टेबल रॉक भी कहा जाता है, ये जो मशरूम जैसा आपको दिख रहा है टी शेप का। तो आपको ये सब बस नाम याद करना रहता है, इनकी मीनिंग ना कभी कोई एग्जाम में पूछी जाती है बट यूपीएससी लेवल पे पूछी जाती है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें आपको याद करनी रखनी है, जिसकी भी मीनिंग ज़रूरत थी मैंने आपको यहाँ पर लिख दी है, और जिसकी मीनिंग ज़रूरत नहीं थी उसकी मैंने यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दी है, सिर्फ नाम मेंशन कर दिया, नहीं तो ये पीडीएफ तो 10 पेज का लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, जल्द ही मिलेंगे एक नए क्लास के साथ।